बाजार में उतार चढ़ाव है। निफ्टी बैंक इस वक्त दिन की ऊपरी स्तर से करीब 450 अंक नीचे आकर ट्रेड कर रहा है। भारी वोलेटिलिटी का सत्र है, लेकिन एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और रिलायंस जैसे दिग्गजों से आज बाजार को मिल रहा है सपोर्ट। हालांकि ब्रॉडर मार्केट का मूड खराब है, तो क्या आखिरी के 1 घंटे में फिर से हम एक रिवर्सल देखेंगे निफ्टी में या फिर निफ्टी बैंक में? क्या निफ्टी जो सेंचुरी लगाकर कारोबार कर रहा था फिर से अपने लेवल्स को रीगर्निंग करने की कोशिश करेगा? इस पर अपने एक्सपर्ट से लेंगे व्यू, साथ ही बेहतरीन दमदार ट्रेडिंग कॉल्स भी जानेंगे। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इस शो में आगे हम खास क्या करने वाले हैं। 2:35 पर लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स, यानी कि अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि उनका कन्विक्शन कहां पर है, उनका भरोसा कहां पर है और कहां पर आपके लिए पैसे बनेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड 2:40 पर। खबर गर्म है, डीलिंग रूम का चेक लेंगे, जायजा लेंगे कि वहां पर क्या चर्चाएं चल रही है और किस खबर को लेकर, किस शेयर को लेकर खबरें गर्म हैं। 2:50 पर एक्सप्रेस ट्रेड 3:05 पर। अगले 10 मिनट तक हम बहुत तेज रफ्तार से तमाम शेयरों पर अपने एक्सपर्ट से व्यू लेंगे और 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड भी लेकर आएंगे। 3:20 का समय होगा इवेंट्स टू वॉच जाने का, यानी कि कल के सत्र में बाजार में आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, कौन से कॉर्पोरेट एक्शन होंगे, ये पूरा का पूरा ब्यौरा 3:20 पर 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको हम दे देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये देख लेते हैं कि बाजार के इस वक्त हाइलाइट्स क्या है। 5 बड़ी बातों से हम शुरुआत करेंगे आज के शो की। तो निफ्टी करीब 100 अंकों के दायरे में है, 22,350 के आसपास है। हालांकि इस वक्त आपको लाल निशान में दिखेगा, यानी कि दिन की ऊपरी स्तर से तकरीबन 125 अंक नीचे आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखेगा। 100 अंक से ज्यादा ऊपर था एक वक्त निफ्टी, अब 22,300 को बचाने का संघर्ष कर रहा है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो दिन के ऊपरी स्तर से तकरीबन 400 अंकों के आसपास की गिरावट आ रही है और इस गिरावट की वजह यह है कि जो बैंक सपोर्ट देने का काम कर रहे थे उनमें ऊपरी स्तरों से प्रेशर आया है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एसबीआई, ये सब ऊपरी स्तर से नीचे आकर ट्रेड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक से हालांकि सहारा अभी भी निफ्टी बैंक को मिल रहा है, उसके चलते देख रहे हैं कि हर निशान में कम से कम टिकने की कोशिश हो रही है। सरकारी बैंक, रियल एस्टेट में शोभा, प्रेस्टीज, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। मेटल शेयरों में मॉयल नीचे है, एनएमडीसी नीचे है, तो वहां पर भी थोड़ा सा सेंटिमेंट कमजोरी है। लेकिन आईटी शेयरों में आज अच्छी खरीदारी है। इन्फोसिस, टीसीएस से आज हम सपोर्ट देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में कमजोरी आज भी जारी है और उससे चलते ही हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में पूरी तरह से बिकवाली का माहौल है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो तकरीबन 2% की गिरावट के साथ निफ्टी स्मॉल कैप 100 इस वक्त आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। 15,000 के स्तर के बेहद करीब है। एक क्विक चेक जरा वादा खा ले लेते हैं। डिम्पी हमारे साथ बने ही हुए हैं। डिम्पी, तेज उतार चढ़ाव है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के दोनों इस वक्त लाल निशान में। निफ्टी है 22,300 के आसपास। आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्या किसी रिवर्सल के संकेत दिखेंगे? क्योंकि इसी तरह कुछ माहौल था जब हम चर्चा कर रहे थे, जब अचानक से हमने तेज उछाल देखा था दोनों इंडेक्स में। ये बात आपकी ठीक है कि तेज उतार चढ़ाव होगा। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो ये जो गिरावट देख रहे हैं आप बैंक निफ्टी के अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हर निशान में वापस लौट आए। और अभी आप जो निफ्टी में गिरावट देख रहे हैं 14-15 पॉइंट की, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। ये एक्चुअली एक सिर्फ शेकिंग का प्रोसेस है। आप देखेंगे शेक के अंदर क्या हुआ, ऊपर की रेंज भी प्रोटेक्टेड है। आज 47,812 का ही हाई बना है और 47,800 तक का ही टारगेट था आज का। तो बात कुल मिला के सारी यही है कि फ़िलहाल मार्केट अभी रेंज में है, रेंज के अंदर ज़ोरदार शेकिंग है। इस शेकिंग से थोड़ा अपने आप को आपको बचाना है और आराम से सौदों को देखना, समझना और ट्रेड करना है। मैं फिर से बोलूँगा, जब तक 47,300 इंट्राडे के लिए आज के हिसाब से 47,300 अब ब्रेक नहीं होता तो कुछ खास बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, निफ्टी के हिसाब से 22,200 जब तक ब्रेक नहीं होता कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर बाजार ऐसे रिवर्सल पे आए तो अपने डेज हाई को टेस्ट भी कर सकता है। शुरुआती आंकड़ा उतना ख़राब नहीं है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो कुल मिला के इंडाइसिस अभी रेंज में है, चर्निंग का एक प्रोसेस है। एक बार जरा एचडीएफसी और रिलायंस पे आप दिखा सकते हैं। एचडीएफसी आज करीब 2%, रिलायंस करीब 0.5%। अगर ये दोनों शेयर ऊपर खड़े हुए हैं अभी भी तो कोई खास चिंता की बात होनी नहीं चाहिए। दूसरा, एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन भी देखेंगे तो वो भी उतनी ख़राब नहीं होगी। ठीक, ख़राब इन द सेंस अच्छा तो नहीं होगा बट वो उतना ख़राब भी नहीं होगा।
एक बार इंडिया विक्स भी दिखाना स्क्रीन पर, वो भी करीब 13-18, यस ये 33/147 थोड़ा ख़राब हुआ अभी आधे पौने घंटे के अंदर। इससे पहले करीब करीब 50-60 शेयर एडवांसेस के अंदर थे। तो ये एक थोड़ा कॉज ऑफ अ कंसर्न है मेरे लिए। इंडिया विक्स जो है वो 1.5% नीचे है, तो ये कुछ ज़्यादा मेरे को डैमेज नहीं करेगा इंडिया विक्स। कुल मिला के अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अभी क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा जो भी पोजीशन आपने ले रखी है उसको आप होल्ड करो। सुबह हमने आपको टाइमली दिलवाया भी और टाइमली प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था। अभिषेक अगर आपको ध्यान हो तो हमने ये भी कहा था कि 47,800 आ गया है, अब आपको हम स्क्रीन पे बता रहे हैं आपका प्रॉफिट है तो बुक कर लो। जो 2 दिन का काम था वो मार्केट ने 20 मिनट में कर दिया। अब आपकी मर्जी है, आप जैसे इसको करें तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। हाँ, तो अभी मैं फिर से आपके सामने बोल रहा हूँ, मार्केट का डाटा भी उतना ख़राब नहीं हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम शो को हर निशान में बंद करें। एक खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर सांघी इंडस्ट्रीज को लेकर कि अंबुजा सीमेंट कंपनी में 2% तक हिस्सा बेचेगी। सांघी इंडस्ट्रीज का शेयर इस वक्त करीब करीब 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। इस खबर पर भी अपने एक्सपर्ट्स का व्यू लेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं नेगेटिव खबर ही इसको देखेंगे सांघी इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि अंबुजा उसमें अपना स्टेक घटा रही है। देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। हालांकि अभी फिलहाल ये शेयर कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं। विवेक कारवा हमारे साथ हैं, रुचित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश पालविया और ध्वनि पटेल भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। शुरुआत राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। एक ज़रा व्यू आप ज़रा शेयर कीजिए निफ्टी को लेकर कि आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या आपको कोई रिकवरी दिख रही है राजेश जी, कोई रिवर्सल आपको दिख रहा है इस लेवल से? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट काफी वॉलेटाइल है और जिस तरीके की गिरावट हमने पिछले 2-3 सेशन में देखी, स्पेशली मिड कैप स्पेस में, वो एक थोड़ा सा मार्केट में एक नर्वसनेस यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिख रही है। हालांकि इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का बिहेवियर देखें तो वो काफी स्टेबल है, एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी काफी एक, लेकिन देखें तो हायर साइड पे जरूर एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर बना हुआ है। अब हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, और जिसके चलते अगर हम डेटा देखें तो यहाँ पे मेजर कॉल राइटर्स का जो कंसंट्रेशन बनते हुए दिख रहा है निफ्टी पे, वो करीब बना हुआ है 22,400 22,500 के जोन में। ये दोनों लेवल जब तक क्रॉस नहीं होंगे, यहाँ पे जो भी छोटे मोटे पुल बैक बन रहे हैं मार्केट में, वहां पे सप्लाई बनते हुए दिखेगी। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 47,500 जो कि एक इम्पॉर्टेंट पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन था, उसको तोड़ के उसके नीचे अब हम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो जब तक 47,500 47,800 के लेवल वापस से रिगेन नहीं होते बैंक निफ्टी में, यहाँ पे भी उछाल में थोड़ा सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखेगा टुवर्ड्स दिस वीकली एक्सपायरी। तो हमें लगता है मेजर शॉर्ट कवरिंग का मूव बैंक निफ्टी में बनेगा 47,800 के ऊपर, और निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग बननी है वो बनेगी 22,400 के ऊपर। जब तक ये दोनों लेवल नहीं निकलते, ये मार्केट में हमें लगता है वॉलेटिलिटी रहेगी और छोटे मोटे उछाल में सप्लाई प्रेशर रहेगा। डाउन साइड में अगर 22,300 के नीचे फिसलती है निफ्टी, तो ये सेलिंग प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 22,200 22,150 की तरफ। और बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल अब है वो 47,100 का, अगर उसके नीचे फिसलते हैं तो ये गिरावट एक्सटेंड होकर 46,700 की तरफ भी जा सकती है। तो थोड़ा सा मार्केट में एक नर्वसनेस है, नियर टर्म सेटअप के हिसाब से थोड़ी वीकनेस लग रही है। तो शॉर्ट कवरिंग अगर जब नहीं होती अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में, तो हमें लगता है थोड़ा दबाव मार्केट में बनते हुए दिख सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों। ठीक है। निफ्टी को लेकर ये व्यू, लेकिन सांघी इंडस्ट्रीज का शेयर देखिए 7% ऊपर है ये, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का पालन करने के लिए ये हिस्सेदारी बेचेगी। अंबुजा सीमेंट आपको बता दें कि करीब 5,200 करोड़ रुपए में एक्विजिशन किया था, और पिछले साल दिसंबर में एक्विजिशन ये कंप्लीट भी किया था अंबुजा सीमेंट ने सांघी इंडस्ट्रीज का। 7% ऊपर ये शेयर है। आपसे ही विवेक, आपसे इस पर व्यू चाहेंगे सांघी को लेकर। 6% फिलहाल ऊपर है, 9% के आसपास तक ऊपर था फिलहाल शेयर। ये बताइए क्या व्यू है आपका सांघी को लेकर? देखिए, दोनों एक्चुअली सीमेंट कंपनी है, और अगर जो मिनिमम शेयर होल्डिंग क्राइटेरिया है उसको अगर लेके बेचा गया है, तो मुझे लगता है कि ये 2 दिन में न्यूट्रल हो जाएगा। जितना भी अभी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ये वापस न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
और इसका कोई एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट या ये कुछ कोई भी दो कंपनी को नहीं मिलने वाला है। हाँ, एक कैश फ्लो जरूर आएगा अंदर, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट कंपनी में दिख रहा है। लेकिन ठीक है, उतना मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। और आज के दिन आप अगर देखो तो फिर भी सांगी एक हद तक लॉस मेकिंग कंपनी ही है, इतनी कोई ये ग्रेट नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत अगर मूवमेंट आता है तो एक बार का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं इस पे। ठीक है, सांघी को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे और अब आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। ध्वनि, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके कौन से हैं दो धमाकेदार ट्रेड्स अभी के लिए? गुड आफ्टरनून। आज मेरी तरफ से दो ट्रेड्स जो है उसमें एक बाय और एक सेल का रहेगा। बाय साइड पे हम यहाँ पे सिंजन को रेकमेंड कर रहे हैं। करंट लेवल से आपको इसको बाय करना है। ओवरऑल इसका जो डेली चार्ट स्ट्रक्चर है वहां पे स्टॉक नीचे की तरफ 680 के लेवल्स के पास एक अपना सपोर्ट लेवल यहाँ पे कायम करा है और आज हम एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ इसके अंदर जा रहे हैं। इंट्राडे चार्ट्स भी इसके काफी इंटरेस्टिंग है जहां पे ओवरऑल सारी शॉर्ट टर्म एवरेजेस को हम ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहे हैं। तो करंट लेवल से आप सिंजन को बाय करें। ऊपर 712 से 715 का टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस जो है आपको 687 का लगाना है। दूसरा यहाँ पे जो है वो अंबुजा सीमेंट में सेल ट्रेड है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो डेली चार्ट स्ट्रक्चर पे डेफिनेटली एक अपवर्ड मोमेंटम बना था, बट 620 के ऊपर हम इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और पिछले 3 से 4 सेशन में हम देख रहे हैं कि नीचे की तरफ का सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। आज के दिन में यहाँ पे 20 पीरियड की एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है उसको नीचे की तरफ ब्रेक करा है। इंट्राडे चार्ट्स में भी यहाँ पे ओवरऑल सेल सजेस्टिव है। तो करंट लेवल से आप अंबुजा सीमेंट्स में सेल कीजिए। टारगेट जो है वो 570 से 568 तक का रहेगा और आपको स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे 598 का लेके चलना है। ठीक है, ध्वनि की तरफ से एक बाई की ट्रेड और एक बिकवाली का सौदा। सिंजिन को खरीदना है 712 715 ये दो टारगेट, 687 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर है वो सेल की रिकमेंडेशन है अंबुजा सीमेंट पर। इसको लेकर अभी खबर भी आ रही थी 570 और 568 इन दो टारगेट के लिए आपको इसमें बिकवाली करनी है। 598 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको अंबुजा में। रुचित, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? क्या आपके पास भी ऐसा ही पेयर है, एक बाई एक सेल का, या फिर दोनों बाई के ट्रेड्स हैं आपके पास? जी वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अभिषेक जी, फिलहाल तो मैं आज एक ही ट्रेड देना चाहूंगा, कंसिडरिंग के मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक वोलेटिलिटी काफी है तो इतने ज्यादा ट्रेड सेटअप्स नहीं बन रहे। और जो बाय ट्रेड है एक, और वो भी जो स्ट्रेंथ सुबह से दिखा रहा है टीसीएस, उसी में खरीदारी की सलाह है। सो आइडियली एक तो आईटी रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। विद इन द आईटी अगर ये स्टॉक देखे तो बाकी लार्ज कैप स्टॉक से एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस है, जिसमें प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस हुए हैं, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। सो आई थिंक ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में ये अपना आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रख सकता है। तो टीसीएस में खरीदारी की सलाह है। 4080 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 4300 तक के टारगेट्स के स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रुचित की तरफ से एक ही ट्रेड है, टीसीएस को खरीदने की सलाह है। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में भी है और इसे सपोर्ट भी मिल रहा है इंडेक्स को। 4300 का टारगेट, 4080 का स्टॉप लॉस। लेकिन रुचित ने जो एक कॉल कम दी है ना, उसकी भरपाई राजेश जी जरूर करेंगे। राजेश जी, आपके तो 3 ही कॉल है ना आज? अभिषेक जी देखिए, मार्केट के मूड माहौल को देख के 2 ही कॉल रहेंगे आज, एक बाय है एक सेल है। पहला स्टॉक जो बाय बताइए साइड में सर। है वो स्टॉक है HEG। ये स्टॉक में अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आज के सेशन में देखने को मिली और जिस तरीके से स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली सेटअप पे किया है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम 1850 1860 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं पोजिशनली। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1765 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक है वो शॉर्ट साइड का है और उसमें कैनरा बैंक फ्यूचर पे सेल करने की सलाह है। आज देखें तो PSU बैंक में एक प्रेशर देखने को मिला है और कैनरा बैंक ने अपने एक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे अब फिसलते हुए दिख रहा है। तो कैनरा बैंक फ्यूचर पे यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह है। हमें लगता है कि जिस तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है नियर टर्म सेटअप पे, ये स्टॉक में 558 555 तक की डाउनसाइड ओपन होते हुए दिख रही। तो कैनरा बैंक फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 577 के आसपास। ठीक है, तो ये सारे के सारे ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे, आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा क्या करना है। विवेक कारवा जी के पास चलते हैं और उनसे ज़रा समझते हैं।
विवेक सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज सुबह के ट्रेड में ना आईटी कंपनीज काफ़ी हेल्प कर रही थी। आईटी पे एक बार आपका टेक क्या है, और कोई अच्छी कंपनी हो तो वो भी ज़रा बता देना सर, कोई भी एक आईटी कंपनी। देखिए डिम्पी जी, एक तो है प्योर जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे काफी दिक्कतें अभी भी है। और जब तक यूएस में रेट कट्स करना चालू नहीं हो, और उसका इफेक्ट आपको आते आते लग जाएंगे कम से कम 9 महीने से लेके 12 महीने। तो जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज है जैसे टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो वगैरह, उन पे मैं इतना कोई खास बुलिश नहीं हूँ। और दूसरा, आप टेक्नोलॉजी कंपनी समझ लीजिए, जैसे जो न्यू टेक कंपनीज है उसमें आप सी इन्फो सिस्टम्स है या फिर जोमेटोस ऑफ द वर्ल्ड है, वैसी कंपनीज मुझे लगता है कि आगे चल के बहुत अच्छा करेगी। और एक हद तक मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन बुलिश हूँ पेटीएम पे भी। तो आपसे एकदम से हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया सर। कोई बात नहीं, वापस से कनेक्ट होंगे तो फिर सर से बातचीत करेंगे। उनका ये अभी तक की जो चर्चा थी उसमें ये वो कह रहे थे कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज़ हैं उसको लेके वो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन हाँ जो टेक कंपनीज़ हैं उसको लेकर हैं। उसमें जो पेटीएम का नाम भी बता रहे थे, वो कह रहे थे कि कॉन्ट्रा मैं उल्टा बुलिश हूँ पेटीएम पे, और उनको ऐसा लगता है कि पेटीएम अभी और भी चल सकता है। अच्छा ठीक है, इस बीच खैर मैं आपको एक शेयर नोटिस कराना चाहता हूँ। मैं सुबह से वो नोटिस करवा रहा हूँ, है गॉडफ्रे फिलिप्स। इस शेयर के अंदर आज बहुत ज़ोर का नुकसान फिर से हुआ है। आज करीब 9% थी। हालांकि जब मैंने कल इसके चार्ट देखे मेरे को ऐसा कोई ख़राब नहीं लगा। मैंने आज सुबह वैशाली से पता भी किया कि गॉडफ्रे फिलिप्स हमको लेना चाहिए। उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं लेना चाहिए, शेयर थोड़ा चला हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आप देखो शेयर 9% नीचे है। 350 रुपये आज आपके बच गए होंगे अगर आपने ये शेयर नहीं लिया तो। 10% ऑफ द टोटल कैपिटल, या इस शेयर में जो आपने पैसा लगाया होता, नहीं तो 10% में आज साफ़ हो गया था। एक काम करता है, ध्वनि पटेल से चेक करवा लेते हैं इस शेयर में क्यों गिरावट, क्या कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये महज सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग है तो कहाँ पे रुकेगा, शेयर में दम कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है। ध्वनि सारी चीज़ें ज़रा चेक कर लो। गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट से जुड़ी हुई कंपनी है। जी बिल्कुल डिम्पी, कल की सेशन में इसके अंदर एक काफी अच्छा अपमूव देखने को मिला था। इनफैक्ट जहाँ पे 3000 का लेवल इसने 3050 का लेवल ब्रेक करा था, उसके बाद इसके अंदर एक इंट्राडे चार्ट पे भी अगर देखें और डेली चार्ट पे भी, तो एक बहुत ही तेज का रन अप देखने को मिला था। प्रॉफिट बुकिंग इन तरह के स्टॉक्स में लाजमी है कि होती है यहाँ पर, और नीचे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही इसके अंदर डेफिनेटली अपनानी चाहिए। ओवरऑल जो इसके अंदर वॉल्यूम्स अच्छी खासी देखने को मिल रही है। जहां पे भी हम बाइंग कैंडल्स देख रहे हैं, हर एक बाइंग कैंडल्स के अंदर इसके अंदर एक वॉल्यूम जो है वो पार्टिसिपेशन यहाँ पे कंफर्म करता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ का अभी भी इंटैक्ट ही है, कोई स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसका जो बाइंग लेवल नीचे की तरफ आपको देखने मिलेगा, तो जब भी स्टॉक यहाँ पे 3050 से 3100 तक का एक डिप लेता है तो डेफिनेटली इसके अंदर वापस से बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो आपको नीचे की तरफ लगाना रहेगा, तो आप इसके अंदर नीचे की तरफ 2955 या 50 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ठीक है, डन। रुचित, क्या एक ऑप्शंस का ट्रेड हम बैंक निफ्टी पे ले सकते हैं आज कल परसों के लिए? क्योंकि बैंक निफ्टी ने दो अच्छे काम किए। एक तो पहला 47,300 को अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा अच्छा काम है कि बाउंस बैक स्पीड से देता है, जैसे आज सुबह दिया उसने। तो मैं थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस डीप है मेरा, 47,000 का है, इसलिए मैं किसी ऑप्शंस के ट्रेड के अंदर उतरना चाहता हूँ। मेरे को एक कोई ऑप्शंस का ट्रेड आप बैंक निफ्टी में दे सकते हो या फिर अवॉइड करवाओगे आप? फ्रेंकली देखें तो अगर ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से 47,500 का लेवल सरपास होता है तो हम एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट 47,500 के कॉल ऑप्शन में है। तो वो क्रॉस होता है तो फिर हम मोमेंटम रहेंगे। सो मेरे ख्याल से ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी मार्केट इतनी वॉलेटाइल है कि अगर आप 100-200 पॉइंट के आपके मिस हो भी गए नो, तो भी एक ब्रेकआउट के बाद अगर आप इंडेक्स में एंटर करेंगे तो एक अच्छा ट्रेंडेड फेज फिर भी पकड़ में आ सकता है। सो क्योंकि ब्रॉड रेंज है तो मैं वेट करूंगा 47,500 के ऊपर निकलने के लिए। अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो आई थिंक फिर आप एट द मनी का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 47,500 एक बार पार हो जाए तो फिर यहाँ पे आप बाय करने के लिए आना। मैं आपको कॉल बता देता हूँ, उस कॉल की कीमत क्या चल रही है 13 मार्च की, यानी कि कल की एक्सपायरी की। कल वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, आज 12 तारीख है। उसकी कीमत है 150 रुपये।
याद रखना 150 रुपये। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोलूँगा रिक्वेस्ट करके, अगर वो दिखा पाएँ तो फिर हमें ब्रेक लेना होगा। 47,500 की 13 मार्च की जो कॉल है उसकी कीमत अभी है 150 रुपये के आसपास। इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में डाल रहा हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन ये है जैसे रुचित बता रहे हैं कि 47,500 के ऊपर ही मैं बाय करूँगा। देखते हैं क्या होता है। आप इस कॉल को ना अपने टर्मिनल्स के नीचे वाले हिस्से में डाल के छोड़ दो। 4750 की कॉल 140 रुपये की है, 13 तारीख की एक्सपायरी की है। छोटा सा ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। विवेक जी से हमारा संपर्क एकाएक टूट गया था, वो बातचीत कर रहे थे आईटी कंपनीज पे। मोटा मोटी जिस्ट विवेक सर आपको आवाज़ आ रही होगी, आई होप मेरी अच्छे से। अब आप कह रहे थे कि ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज पे आपको उतना भी ट्रस्ट नहीं है, जैसे इन्फोसिस वगैरह सब बड़ी कंपनीज। आप एक बता रहे थे कि कॉन्ट्रा आपको पेटीएम ठीक लग रहा है। ये 2 पॉइंट तो सर मैंने नोट कर लिए थे, अपनी बात पूरी कीजिए सर। इसके अलावा और क्या बता रहे थे आप आईटी पे? सॉरी डीपी जी, जब बराबर शो पे कनेक्ट होना था तब यहाँ पे पावर वायर कुछ वायर काट दिया था सरकार ने नीचे तो इसके कारण मुझे मोबाइल में कनेक्ट करना पड़ा था, लेकिन अब सब नॉर्मल है। तो देखिए, यही कह रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनल आईटी है वहाँ पे अभी भी दिक्कतें काफी है। और एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जो एआई का क्या होगा आगे चल के, ये ज्यादातर आईटी कंपनीज अभी तक कंफ्यूज्ड है। और ये कोई एनालिस्ट नहीं बता सकता कि आगे चल के कैसे ये आपको आगे चल के मतलब कैसे ये टर्न आउट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं काफी कॉलेजेस में जाता हूँ और मतलब सेशंस उधर लेता हूँ, मुझे ऐसा विजिटिंग फैकल्टी बुलाते हैं। लेकिन इस साल ये हुआ है कि पिछले साल का भी ये किस्सा, सेम किस्सा ही है। जो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आईटी कंपनीज आती है वो ऑलमोस्ट ठंडा पड़ा है। मतलब चेन्नई और बैंगलोर तो हब है, चेन्नई बैंगलोर हैदराबाद, तो चेन्नई कंपनीज काफी आती है इंजीनियरिंग कंपनी कॉलेजेस में। लेकिन इस बार एकदम ठंडक उधर पड़ी हुई है, तो हायरिंग बहुत कम है, वो हमको नंबर से भी दिख रहा है। तो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में अवॉइड ही रहेगा फिलहाल। और मुझे लगता है कि रिकवरी आएगी भी तो इंटरेस्ट रेट कट हो उसके बाद साल एक भर बाद आएगी। हाँ, सारे वैल्यूएशन वाइज काफी सस्ते होंगे स्टॉक्स, तो डाउन साइड रिस्क बहुत कम लग रहा है, लेकिन अपसाइड आपको स्लो एंड स्टेडीली ही जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो न्यू एज टेक कंपनीज है, अब आईटी और टेक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो टेक कंपनीज है वहां पे मैं बुलिश हूँ। और पेटीएम का नाम इसके लिए था, ऐसे डिस्क्लोजर हमारे पास है पेटीएम। मुझे लगता है कि एक बार ये 15 तारीख चली जाए उसके बाद लोगों को लगेगा हाँ भाई पेटीएम बंद नहीं हुआ है। अभी एक तो एक हवा चली हुई कि पेटीएम ही बंद होने वाला है, तो 15 तारीख के बाद जब क्यूआर फिर भी चलते रहेंगे तब वापस एक कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जो गिरावट देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों में, ये ओवरऑल स्मॉल कैप इंडेक्स में जो ब्लड बाथ हो रहा है वो उसका भी इफेक्ट काफी हद तक स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। तो न्यू एज टेक कंपनीज, जोमेटो पे भी मैं बहुत बुलिश हूँ अभी, तो ये सारी कंपनीज को आपको देखना चाहिए अगर टेक्नोलॉजी में भाग लेना है तो। जोमेटो पेटीएम आप काफ़ी बुलिश हैं, आप बड़ी कंपनीज में भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहे हैं। एक काम और करते हैं, एक और ऐसी कंपनी है जो कि बैलेंसर वाला रोल अपनाती है, उस शेयर का नाम है आईटीसी। लेकिन आईटीसी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बल्कि बीएटी की वजह से प्रॉब्लम में है। ये बीएटी यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है। खबर मार्केट में यह है कि हिस्सेदारी बेच सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है सिलसिला तरीके से, अभिषेक मेरे सहयोगी हैं, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। फिर हम जरा मेहमानों से भी पता कर लेंगे आईटीसी का भविष्य उज्जवल है या फिर थोड़ा समय लगेगा। अभिषेक, पहले आप पूरी खबर और इसके मायने बता दीजिए। डिप्पी, ये खबर आ रही थी कि बैट अपनी आईटीसी में थोड़ी सी हिस्सेदारी घटा सकता है, लेकिन अब बीएटी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है, कंफर्मेशन आ गया है कि वो इवेल्युएट कर रहे हैं अपनी स्टेक को थोड़ा सा कम करने पर। डनहिल समेत कुछ बड़े ब्रांड्स हैं उनके यूके की ही कंपनी है। और अगर हम बात करें तो 16,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की हिस्सेदारी बेच सकती है बीएटी। अभी आईटीसी में इनका जो स्टेक है 29% के आसपास का है। अगर इनको वीटो राइट्स रखना है, जो कि वो कंपनी चाहती है बनाए रखना, तो 25% का स्टेक रखना पड़ेगा कंपनी में, यानी कि 4% के आसपास का स्टेक को बीएटी यानी कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको आईटीसी में ऑफलोड कर सकती है। इसके लिए बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप के साथ बीएटी की बातचीत चल रही है। और आमतौर पर इस तरह के जो ब्लॉक ट्रेड्स आते हैं थोड़े से डिस्काउंट्स पर ही आते हैं, तो देखना होगा कि किस भाव पर ये लेके आते हैं। वैसे चर्चाएं ये चल रही थी कि इस हफ्ते ही ये ब्लॉक ट्रेड आ सकता है बीएटी की तरफ से आईटीसी ने।
आपको बता दें कि पिछले महीने भी बीएटी ने अपनी एनालिस्ट कॉल में आईटीसी में हिस्सेदारी घटाने की बातचीत की थी और 2024 में अब तक आईटीसी के शेयर में 2 साल चलने के बाद इस साल अब तक 11% के आसपास की गिरावट आई है। बीएटी का जो इन्वेस्टमेंट है ये 90s के शुरुआती दौर से ही आईटीसी में है और बेट के जो 29% के आसपास का स्टेक है उसकी जो वैल्यू है तकरीबन 1.5 लाख करोड़ के आसपास, उससे थोड़ा सा ही कम लेकिन 1.5 लाख करोड़ के आसपास की करीब की वैल्यू है। जो कंपनियां जिनके जरिए हिस्सेदारी है उसका नाम है टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया, मिडलटन इन्वेस्टमेंट कंपनी और रॉथमन्स इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। इनके जरिए ही बैट की आईटीसी में हिस्सेदारी है। अब जरा समझ लेते हैं कि ये अगर खबर आती है, अगर ये ब्लॉक ट्रेड आता है तो किस तरह का रिएक्शन आएगा कंपनी पर। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, आईटीसी हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा तो नीचे से रिकवर कर रहा है। शुरुआती सत्र में 2-2.5% के आसपास नीचे था, फिलहाल 1% नीचे शेयर है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को और बैट की तरफ से अगर ये ब्लॉक आता है बाजार में तो? देखिए, फ्लोट तो बढ़ने वाला ही है, ये तो 100% श्योरिटी है। और ओवरऑल अगर आप वैल्यूएशन वाइज भी देखो तो आईटीसी एक फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि डाउन साइड यहाँ से बहुत बड़ा आने वाला है। और इसके मतलब ब्लॉक को खरीदने वाले भी काफी आपको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, ये मुझे लग रहा है। अगर कोई भी रूप में अगर 380 या 390 आईटीसी जाता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि काफी म्यूचुअल फंड्स भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब देखिए, ये जो स्टेक सेल है ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम आईटीसी के लिए ये है कि वैल्यू अनलॉकिंग कैसे करे। अगर वैल्यू अनलॉकिंग आगे चल के होती है कोई भी हद से, तो मुझे लगता है कि आईटीसी यहाँ से वापस अच्छा कर सकता है। तो आपको मतलब इसमें समय देना पड़ेगा, पहली चीज। और ब्लॉक के कारण एक डिप आ सकता है, लेकिन आपको अगर बाई चांस 390 380 के बीच में मिले तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के रूप में इसको यूज करना होगा। आईटीसी को लेकर ये व्यू, लेकिन ऑप्शंस में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं ये जानेंगे। ऑप्शंस का चैंपियन लेकर आएंगे सोनी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक साथ हमारे हैं। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या ट्रेड करना है अभी? जी, आज ऑप्शंस के चैंपियन में एचडीएफसी बैंक 1480 कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। बाई करने का रेंज है 17 से 19 के रेंज में आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा है 10 रुपए का। टारगेट आपका बनेगा यहाँ पे 30 से 34। लॉट साइज है इसका 550, सो मैक्सिमम रिस्क आपका एज पर द स्टॉप लॉस बैठेगा 4400। और टारगेट अगर अचीव होता है तो मैक्सिमम रिवॉर्ड आपका यहाँ पे बनेगा 8800। तो आज एचडीएफसी बैंक काफी अच्छे से एक लॉन्ग बिल्डर पोजीशंस भी दिखा रहा है और काफी अच्छे से काफी टाइम से उसके शॉर्ट स्क्वीज हो रहे हैं इन द सिस्टम। तो यहाँ पे एक 1420 का अच्छे सपोर्ट के साथ आज बाउंस किया है और चार्ट्स पे भी काफी बुलिश लग रहा है। यहाँ से 1500 1520 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है फ्रॉम करंट लेवल्स। तो इसीलिए सेफ बेट यहाँ पे रहेगा 1480 कॉल ऑप्शन बाय करने की। 1460 रुपए के आसपास है। 1480 वाली कॉल खरीदनी है, यानी कि और गुंजाइश देख रही हैं शेयर को चलने के लिए। और 1480 वाली कॉल खरीदनी है 17 से 19 रुपए के बीच में। लक्ष्य 30 रुपए और 34 रुपए अगला लक्ष्य। स्टॉप लॉस लगा के चलना है 10 रुपए का, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही आकर्षक इसमें है। अधिकतम मुनाफा 8800, अधिकतम नुकसान इसका ठीक आधा 4400 रुपए। ये सोनी की तरफ से रणनीति एचडीएफसी बैंक की 1480 वाली कॉल को लेकर। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए हम डीलिंग रूम का चेक भी लेंगे। खबर गर्म है और अपने एक्सपर्ट से बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स भी समझेंगे थोड़ी देर में आपके जाएगा भी। इंडाइसिस में तो देखिए कांटे की टक्कर चल रही है और कोशिश कर रहे हैं कि इंडाइसिस अपने आप को उस रेंज में देके जाएं ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बरकरार रहे और मार्केट में कोई प्रॉब्लम ना हो। 16-17 पॉइंट वापस निफ्टी ऊपर आ गया है विद द हेल्प ऑफ एचडीएफसी की आज की जो लॉन्ग बिल्डअप है। इसने बैंक निफ्टी को हील भी किया हुआ है और जो मैं ऑप्शंस अभी आपको बता रहा था कि 47,500 के आप कॉल को ध्यान रखो, बट रुचित सर ने बोला कि वो 47,500 या तो आ जाए या उसके आसपास आए, तब उस कॉल को चेक करना, समझ में आया तब लेना, नहीं तो छोड़ देना। मेरा भी ऐसा मानना है कि 47,300 अगर आज ब्रेक नहीं करता तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 10-15-20 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत और जंप मार्केट के अंदर आ जाए और हम 47,500 तक भी आ जाए। देखते हैं इंडाइसिस के अंदर क्या होता है। स्टॉक स्पेसिफिक
चीज़ें ज़्यादा ठीक है, आप वहाँ पे काम करेंगे, ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डीएलएफ के अंदर आज गिरावट आई है 4% के आसपास की और शेयर में हैवी बिल्डअप के साथ गिरावट है। राजेश सर, एक बार ज़रा चेक करना डीएलएफ के अंदर इसको हम प्रॉफिट बुकिंग माने या फिर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है, चार्ट में कोई डैमेज तो नहीं हुआ ज़्यादा? एक अच्छा प्रॉफिट टेकिंग, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम बोल सकते हैं देखने को मिला है। स्टॉक अब डीएलएफ की बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में देखें तो एक शॉर्ट बिल्टअप बनते हुए दिखा, करीब 6% के ऊपर इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक थोड़ा सा नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एक वीकनेस रहते हुए दिख सकती है। स्टॉक अगर अब 875 880 के नीचे ही रहा तो यहाँ पे नेक्स्ट जो लोअर साइड के टारगेट बन सकते हैं वो करीब 855 850 की तरफ ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ी वीकनेस रहेगी, थोड़ा वेट करें। आई थिंक 855 850 के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहाँ एक बार रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, डन। एक जो स्टॉक जरा और पता कर लेते हैं। मैं फ्यूचर्स के शेयर सिर्फ पता कर रहा हूँ जहाँ पे कोर स्ट्रेंथ है या फिर दम थोड़ा देखने को मिल रहा है। एक बार आप जरा इंडिया सीमेंट दिखाएंगे। इंडिया सीमेंट एक बार जरा ओएनजीसी भी दिखाना, इंडिया सीमेंट भी दिखाना, ओएनजीसी भी दिखाना। रुचित, एक बार जरा इन दोनों शेयर्स को चेक करना है, दोनों डेज लो पे हैं, इंडिया सीमेंट भी ओएनजीसी पे भी। ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे ना? इंडिया सीमेंट आई थिंक थोड़ा और करेक्शन एक्सटेंड होना चाहिए 200 रुपए के आसपास तक। प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो नवंबर के स्टार्टिंग में स्टॉक ने 198 का लो बनाया था, जहां से 270 280 तक की रैली दिखाई थी। सो अब फिलहाल सीधा सपोर्ट वही 190 200 के आसपास है। तो आई थिंक अगर कोई बॉटम फिशिंग करने के लिए देख रहे हैं तो वेट करना चाहिए और यहाँ से 10 से 12 रुपए के डाउन मूव के लिए 200 198 का लेवल टेस्ट हो सकता है। ओएनजीसी में जो कूल ऑफ हो रहा है हाई लेवल से, उसमें कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। सो आप देख रहे हैं कि प्राइस लास्ट 3 दिन में करेक्ट हुआ है, बट कहीं पे भी बड़े वॉल्यूम्स के साथ में ये सेल ऑफ नहीं है। सो आई थिंक यहाँ पे ये डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। 260 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। सो अगर 260 के आसपास मिल जाता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल होगा फिर से बाइंग करने के लिए ओएनजीसी में। ठीक है, तो कुल मिला के मार्केट के अंदर अभी भी रेंज के अंदर है। स्पेसिफिक चीज़ें इंडिया सीमेंट के अंदर थोड़ी गिरावट एक्सटेंड हो सकती है, अदरवाइज़ कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम एसस तो नहीं दिख रही है। आ जाते हैं कुछ इस तरह के शेयर्स पे जहाँ पे टिपिकली हमको थोड़े ब्रेकआउट्स या इस तरह की चीज़ें मिल जाएं या दिख जाएं। मेरे पास है उस शेयर्स की थोड़ी सूची, ज़रा देखते हैं। एचईजी ऑलरेडी सर ने आज दे ही दिया आपको, राजेश सर ने दिया है ना एचईजी, तो एचईजी तो आप ध्यान रखना ही रहे। अच्छा राजेश सर, एक बार ज़रा ग्रेफाइट भी चेक कर लोगे आप बैक टू बैक? राजेश सर, एचईजी के साथ ग्रेफाइट। जी बिल्कुल, जनरली देखें तो दोनों स्टॉक एक साथ मूव होते हैं, लेकिन आज एचईजी में मोमेंटम काफी अच्छा देखने को मिला। बट ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे भी सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है और स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब होंगे 610 के आसपास के। अगर ये स्टॉप लॉस नहीं टूटता है तो हमें लगता है कि जैसे स्टॉक में 650 के लेवल क्रॉस होंगे, इसका नेक्स्ट टारगेट 690 720 की तरफ भी आते हुए दिखेगा। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है, यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। में भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन स्पाइसजेट में हम देख रहे हैं कि 2 दिन से लगातार गिरावट हो रही है और आज की गिरावट ज़्यादा सीवियर है, करीब 8% के आसपास शेयर टूट गया है। दरअसल मैनेजमेंट लेवल, टॉप मैनेजमेंट लेवल पर कुछ बड़े इस्तीफे हुए हैं। इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, बताइए किसने इस्तीफा दिया है, वजहें क्या है और कंपनी की तरफ से क्या जानकारी आपको मिल रही है? स्पाइसजेट एयरलाइन फिलहाल एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया से गुजर रही है। एक तरफ एयरलाइन कोशिश कर रही है कि अपने तमाम उलझे हुए मामलों का जल्द निपटारा करे, लेकिन एयरलाइन को कुछ झटके भी लगे हैं। सूत्रों की माने तो एयरलाइन के जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, 2 अधिकारी जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसमें चीफ कमर्शियल ऑफिसर शिल्पा भाटिया और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अरुण कश्यप ने एयरलाइन से इस्तीफा दे दिया है। एयरलाइन ने भी अपने आधिकारिक बयान में इस बात की पुष्टि करी है कि दोनों ही अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, जिसको एयरलाइन ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन एयरलाइन ने साथ ही साथ ये भी बताया कि इससे एयरलाइन की जो फंक्शनिंग है उस पर विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एयरलाइन का पूरा फोकस बना हुआ है जो फंड रेज किया है उसके बेहतर इस्तेमाल का, और साथ ही साथ आने वाले दिनों में और निवेश प्राप्त करने के लिए। फिलहाल एयरलाइन ने तकरीबन 1000
60 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त कर लिया है, जिससे एयरलाइन कोशिश कर रही है कि वो अपनी ग्राउंडेड फ्लीट को रिवाइव कर पाए, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी पेंडिंग है उनका भी जल्द उसको दे पाए, और साथ ही साथ जो अलग अलग अदालती मामले चल रहे हैं उनका भी निपटारा कर पाए। जैसे हाल ही में कार्लाइल एविएशन के साथ में उसने पूरा किया, एक और एविएशन फर्म के साथ में उसने अपना निपटारा किया है एक केस का। तो एयरलाइन कह रही है कि उसका फोकस बना हुआ है कि वो अपने ऑपरेशंस में सुधार कर पाए, लेकिन 2 अधिकारियों के इस्तीफे के चलते उसको ज़रूर एक झटका लगा है, और ये झटका स्टॉक मार्केट में एयरलाइन के स्पाइसजेट के जो स्टॉक है उसमें गिरावट के रूप में साफ तौर पे दर्ज भी किया गया है। हालांकि इन दोनों ही अधिकारियों के इस्तीफे की ठोस वजह क्या है यह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन एयरलाइन के सूत्र ये बता रहे हैं कि चूंकि एयरलाइन एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रही है, ऐसे में वो बहुत जल्द 2 अधिकारियों की नियुक्ति करेगी, और ये पूरा जो आप लगातार डेवलपमेंट एयरलाइन के साथ देख रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक हिस्सा है। ठीक है, शुक्रिया समीर। तो स्पाइसजेट मुश्किल में 5% के 8% के आसपास की गिरावट है स्पाइसजेट के शेयर में, लेकिन कुछ और खेमे हैं जहां पर आज तेज गिरावट है। उसमें प्रॉपर्टी स्टॉक्स आप देखिए, रियल एस्टेट में चाहे वो दिग्गज हों चाहे मिड कैप हों, प्रेस्टीज, शोभा, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये तमाम शेयर आज गिरावट का शिकार हो रहे हैं, और माइक्रोटेक डेवलपर्स वहाँ पर भी 5% के आसपास की गिरावट है। आज वायदा का टॉप लूजर इनफैक्ट डीएलएफ है 5% के आसपास की गिरावट के साथ। जरा देख के ध्वनि आप बताइए, डीएलएफ जरा चेक कीजिए, लगातार 5वां सत्र है जब ये गिरावट आ रही है। क्या ये गिरावट अपने सपोर्ट के अब आसपास शेयर पहुंच गया या फिर गिरावट अभी और बढ़ेगी इसमें? जी बिल्कुल अभिषेक, यहाँ पे डीएलएफ का ऑलरेडी अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो 950 के पास स्टॉक का एक रेजिस्टेंस क्लियरली दिखाई दे रहा था। आज की जो गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है उसके अंदर वॉल्यूम का भी जो इंक्रीमेंट है वो काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा भी यहाँ पे सजेस्ट करता है कि फर्दर इसके अंदर शॉर्ट्स जो है वो कंटिन्यू होंगे। जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसके अंदर देखने को मिल रहा है तो 829 830 का लेवल है जहां तक हमें नेक्स्ट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से इसके अंदर डेफिनेटली जो सेल की पोजीशन है उनको कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे 830 का टारगेट लगा के स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे जिनकी ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस है वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर ले। ऊपर की तरफ में यहाँ पे 887 के ऊपर अगर स्टॉक मूव करता है तो यहाँ पे कोई भी एक बुलिश साइड का मूव बनेगा, वरना इसके अंदर जो यहाँ पे एक सेल ऑफ है वो कंटिन्यू होता हुआ रहेगा। में शॉर्ट की पोजीशन में बने रहने की सलाह है। राजेश जी, पूनावाला फिनकॉर्प में हम देख रहे हैं कि 3.5% के आसपास की तेजी है। आप जरा चेक कीजिए, बताइए पूनावाला फिनकॉर्प क्या ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि एक करेक्शन का दौर यहाँ पे देखने को मिला था। स्टॉक में जो करेक्शन देखने को मिले थे उसके हिसाब से स्टॉक ऑलमोस्ट अपने अब 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को अब रिगेन करते हुए दिख रहा है। एक करेक्शन के बाद एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे आते हुए दिखा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग फिर 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से एक सपोर्ट लेके पुल बैक का ट्रेड तो बनाया है। हमें लगता है यहाँ पे जो मूव बना है अब यहाँ पे मेजर 470 472 ये इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये पुल बैक फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स 490 495 की तरफ। तो हमें लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रखना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। पिछले 1-2 महीने में स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया है, और अब हमें लगता है कि जिस तरीके से मोमेंटम बना है करीब 440 450 के जोन से सपोर्ट लेके जो स्टॉक ने मोमेंटम बनाया है वापस से बाइंग की तरफ, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट इसका वापस 500 515 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो पूनावाला पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखे, स्टॉप लॉस रखे करीब 460 के आसपास। 460 रुपए का स्टॉप लॉस और 500 रुपए के ऊपर जाने की क्षमता रखता है पूनावाला फिनकॉर्प। इस वक्त दिन की ऊंचाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एसबीआई में एक कोशिश हुई थी ऊपर आने की, लेकिन वो फिर कोशिश बिल्कुल रंग नहीं ला पाई, और इस वक्त शेयर करीब 2% गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। रुचित, एसबीआई आज लगातार दूसरे सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं, और निफ्टी बैंक पर जो कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा है उसमें एसबीआई का भी हाथ है। आप जरा चेक कीजिए, एसबीआई क्या और फिसलेगा या फिर कॉन्ट्रा बाई की कोशिश करनी चाहिए?
मुझे थोड़ा डिप पॉसिबल है 740 735 के रेंज तक। सो आइडियली ऐसा नहीं कि ब्रॉडर ट्रेंड चेंज हो गया, बट क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स काफी ओवरबॉट थे रीसेंट रनअप के बाद में काफी सारे पीएसयू बैंक्स में। सो आई थिंक जस्ट एक करेक्शन विद इन एन अप ट्रेंड और जिसका सपोर्ट 740 735 के रेंज में काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो ओवरऑल स्टॉक एक बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए और इनके 740 735 की रेंज मिलती है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल बनेंगे ये स्टॉक में फिर से काउंटर बाइस लेने के लिए। ठीक है, एसबीआई को लेकर ये व्यू। लेकिन 3:15 हो गए हैं। अपने सभी एक्सपर्ट से ये जानने का वक्त हो गया है कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कल के लिए आपको क्या करके जाना है। शुरुआत करेंगे ध्वनि के साथ। ध्वनि, बताइए आपकी बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड क्या करना है, सेल है भाई? यहाँ पे अभिषेक दोनों ही तरफ के ट्रेड रहेंगे क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग जो यहाँ पे है वो सेल साइड की ओवरऑल स्ट्रक्चर बनी हुई है और पोजिशनली यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है जो बाई साइड पे भी अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेल का ट्रेड बनता है तो अशोक लेलैंड में बनता है। ओवरऑल चार्टिकली अगर हम देख रहे हैं तो आज स्टॉक ने यहाँ पे अपने डेली पे अपने जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस होते हैं 100 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करा है। तो अशोक लेलैंड को करंट लेवल से सेल करके चलिए। स्टॉप लॉस आपको जो लगाना रहेगा तो 170 का लगाना रहेगा। टारगेट इसका जो है वो 162 से 160 तक आपका एक्सटेंड हो सकता है। इसको आप ऑप्शंस के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं। लॉट साइज इसका 5000 का है तो उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड इसके अंदर ध्यान रखें। 165 की पुट ऑप्शन आप इसके अंदर ले सकते हैं जो अभी यहाँ पे करीब ₹2.80 से ₹2.90 तक चल रही है। ₹2 का स्टॉप लॉस लगाए, ₹4 तक का इसका टारगेट बनता है। दूसरा यहाँ पे आप पोजिशनली यहाँ पे क्रिसिल को बाय कर सकते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जो है इसका पॉजिटिव साइड का बना हुआ है। बॉटम ऑफ द यहाँ पे जो इसका चैनल बना था उसके ऊपर हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड ले रहे हैं। करंट लेवल से क्रिसिल के अंदर बाय कीजिए। ऊपर टारगेट जो है वो 5250 का बनेगा और स्टॉप लॉस जो आपको नीचे की तरफ लगा के चलना है तो 4860 का स्टॉप लॉस लगाए। 860 का स्टॉप लॉस। क्रिसिल को करना है बाय, अशोक लेलैंड को करना है सेल। आपके लिए ऑप्शंस भी मौके बन सकते हैं। आपको खरीदना है 165 वाला पुट और आपके लिए लेवल बनेगा ₹162 का। ₹170 का स्टॉप लॉस लगा के आपको अशोक लेलैंड को सेल करना है। ये शेयर अभी और गिरेगा। राजेश जी, आपके बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी सर? एक बीटीएसटी और एक एसटीबीटी है। तो बीटीएसटी में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है भारती एयरटेल। इतने वोलेटाइल मार्केट में भी काफी स्टेबल प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है स्टॉक में। स्टॉक में जिस तरीके से एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि ये स्टॉक में जैसे ही निफ्टी की वॉलेटिलिटी कहीं थमते हुए दिखेगी, भारती एयरटेल में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 1230 1240 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1185 के आसपास। शॉर्ट साइड का ट्रेड अगेन रियल एस्टेट स्पेस से हमें लगता है यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी शॉर्ट किया जा सकता है। ये स्टॉक में एक वीकनेस बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके से स्टॉक ने एक अपनी अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे किया है डेली सेटअप पे, हमें लगता है गोदरेज प्रॉपर्टी में फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। स्टॉक आज की गिरावट में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। डाउन साइड का टारगेट आना चाहिए करीब 2290 2280 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2345 के आसपास। 2280 का टारगेट, स्टॉप लॉस 2345। गोदरेज प्रॉपर्टीज है सेल और भारतीय एयरटेल है बाय 1230 के टारगेट के लिए। ये दो शेयर, एक लॉन्ग शॉर्ट राजेश जी की भी तरफ से, एक ध्वनि की तरफ से। रुचित, बताइए आपका कन्विक्शन क्या है? आप भी एक लॉन्ग एक शॉर्ट है या फिर दोनों शॉर्ट या दोनों बाय, क्या है आपकी तरफ से? मिक्सर ही ज्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक जैसे मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि दोनों तरफा के मूव है। आपने रिसेंटली जो पुनाला फिनकॉर्प के बारे में बात किया थी वो मेरा बीटीएसटी पिक वो रहेगा क्योंकि स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। लोअर लेवल से पुल बैक मूव है जो अब तक 489 490 तक हमें लग रहा है एक्सटेंड होनी चाहिए रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से। तो करंट लेवल्स पे 462 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करके जाए 488 490 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में वहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी जहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। सो आइडियली यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो 40 EMA सपोर्ट था वो स्टॉक ने ये ब्रेक किया है। सो 2400 का स्टॉप लॉस रखे और ये शॉर्ट पोजीशंस बनाए और 2200 तक के टारगेट जहाँ पे 89 EMA है वो हमें लग रहा है पुल बैक मूव में फिर से टेस्ट हो सकता है। उस प्रॉपर्टीज पर व्यू मैच कर गया और शेयर जरूर एक हो जाता है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस हमेशा की तरह
डबल हो जाता है। राजेश जी, आपसे जरा ना बीएसई के शेयर पर राय जानना चाहेंगे। हालांकि इंट्राडे में थोड़ी थोड़ी रिकवरी की कोशिश ये शेयर कर रहा है, 5% तक गिर गया था, अब एक बढ़िया स्मार्ट रिकवरी है, अब 2.5% ये शेयर नीचे है, लेकिन प्रेशर में ही है लगातार ये। आप जरा बताएंगे अब बीएसई कब तक थमेगी ये गिरावट और क्या रणनीति अपनानी चाहिए इसमें? तो अभिषेक जी देखिए, स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से एक सप्लाई प्रेशर तो देखने को मिला है स्टॉक में। हायर साइड पे जो एक टॉप बना था करीब 2500-2600 के आसपास, वहां से हम देख रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक एक करेक्शन के दौर से ही गुजरते हुए दिख रहा है। अभी ये जो करेक्शन रिसेंटली हमने देखा है, स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा है। हमें लगता है कि स्टॉक में नियर टर्म सेटअप के हिसाब से वीकनेस है। जब तक स्टॉक वापस से 2250 2260 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पे नहीं क्रॉस कर लेता है, छोटे मोटे उछाल में यहाँ पे सप्लाई प्रेशर बनते हुए दिखेगा। और डाउन साइड में जैसे 2100 के लेवल टूटेंगे तो हमें लगता है फिर ये गिरावट और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 2000 की तरफ। तो स्टॉक में अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए जब तक 2250 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक सस्टेन नहीं होता है। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे दबाव और देखने को मिलेगा आगे आने वाले दिनों। ठीक है, 2250 के ऊपर सस्टेन ना करे तो दबाव और दिखेगा। 2250 तो अभी यहाँ से 100 रुपये दूर है, अवॉइड करने की सलाह है राजेश जी की तरफ से। लेकिन कल कौन से इवेंट्स पर नजर रहेगी? इवेंट्स टू वॉच लेकर हमारे साथ जुड़ गए हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय। तृप्ति, बताइए। जी हाँ, तो कल जिन खबरों पर हमारी नज़र रहने वाली है उनकी बात कर लेते हैं। कल आईआईएफएल फाइनेंस में बोर्ड कल फंड जुटाने को लेकर विचार करेगी। इसके साथ ही पतंजलि फूड में अंतरिम डिविडेंड पर कल बोर्ड बैठक होने वाली है। एलजी बालाकृष्णन की बात करें तो कल 5 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स के अलॉटमेंट जारी करने को लेकर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। अब आईपीओ की बात करते हैं तो जेजी केमिकल्स के आईपीओ की कल लिस्टिंग होने वाली है, जिस पर हमारी नज़र रहेगी। और लॉक इन पीरियड में जुपिटर लाइफलाइन में 36% इक्विटी के लिए कल लॉक इन खुलेगा। इसके साथ लॉक इन में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 2% इक्विटी के लिए और राशि पेरिफेरल्स में 4% इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड कल खुलने वाला है, जिस पर हमारी नज़र रहेगी। दूसरे इवेंट्स की बात करते हैं तो कल पीएम मोदी आईआईटी गांधीनगर में स्टूडेंट्स के साथ संवाद करेंगे और सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। तो ये थे वो इवेंट्स जिन पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ एक जानकारियाँ आपको दे रही थी तृप्ति, और ये इवेंट्स टू वॉच के ज़रिए आप तक सारे पॉइंट्स बता रही थी। खैर, मार्केट्स में स्लाइटली वैसा ही काम हो रहा है जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ना तो रेंज का ब्रेकआउट ना ही रेंज का ब्रेकडाउन होगा। कुछ वैसे ही इस समय बाज़ार के अंदर काम कर जो बड़े शेयरों की मैनेजमेंट मार्केट पे थोड़ा हावी है। सिलेक्टेड स्टॉक्स चल रहे हैं और उसमें आपको देख रहे होंगे अलग अलग पोजीशंस, हमारे मेहमान भी आपको बता रहे हैं। आ जाते हैं, एक दो शेयर्स और चेक करवा लेते हैं जरा कि उनको बीटीएसटी करना चाहिए कि नहीं। शॉर्ट कवरिंग आई है एमजीएल के अंदर, एक बार ज़रा दिखाएंगे। एमजीएल के अंदर शॉर्ट कवरिंग है, फ्यूचर वाली प्लेट दिखा सकते हैं तो और भी अच्छा होगा, उससे आपको पता लगेगा कि शॉर्ट कवरिंग की टेंडेंसी काफ़ी हाई है। करीब 5-5.5% का ओआई घटा है इसके अंदर। रुचिर, एक बार आप चेक करेंगे एमजीएल, ये देखिए आप नीचे आ गया जहाँ पे चेंज इन ओआई लिखा हुआ है, करीब 7% का है, तो अच्छी कवरिंग मानी जाएगी शॉर्ट्स कवरिंग को। रुचित, कॉन्फिडेंस है आपका हाई? बीटीएसटी एसटीबीटी करोगे आप? नॉट रियली, मैं फॉलोअप मूव का इंतजार करूंगा। डेफिनेटली ओवाई कम हुआ, इसका मतलब नो जो शॉर्ट्स हमने 2 दिन पहले बनते हुए देखे थे वो थोड़े कम हुए, बट प्राइस वाइज अभी तक वो एक्शन मिसिंग है। सो बहुत बार हम देखते हैं कि जब ओवरसोल्ड टेरिटरी में होता है तो जो पुल बैक मूव रहता है वो प्राइस वाइज इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है। सो मेरे ख्याल से जब तक ये स्टॉक वापस अभी एटलीस्ट 1320-1330 का लेवल पार नहीं करे तब तक ज्यादा स्ट्रेंथ प्राइस वाइज नहीं रहेगी। ये सब इसको मैं छोटा मोटा पुल बैक मूव तरीके से लूंगा। अगर ओआई अनवाइंड हुआ है तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्टॉक अभी प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होगा बट एक टाइम वाइज करेक्शन रहेगा, जिसमें एक रेंज में स्टॉक कुछ दिनों के लिए रह सकता है। राजेश सर, आप बीकेटी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को बीटीएसटी करोगे क्या? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को तो डिम्पी जी देखिए, इसमें अच्छा एक पुल बैक बना है बालकृष्ण इंडस्ट्री में, और जिस तरीके से स्टॉक ने अपने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आज के सेशन में किया है,
हमें लगता है यस यहाँ पे BTST किया जा सकता है। ये स्टॉक में जिस तरीके का मूव बना है, एक लोअर साइड पे बेस बना के, वीकली सेटअप पे भी देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 3-4 वीक में स्टॉक ने जो बेस बनाया है करीब 2250 के आसपास बनाया है। आज की क्लोज काफी इम्पोर्टेंट है। ये स्टॉक अगर आज 2330 के ऊपर ही क्लोज होते हुए दिख रहा है तो हमें लगता है कि यहाँ पे फॉलोअप बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख सकती कल के सेशन में। एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम टुवर्ड्स 2380 2400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस छोटा ही रखना होगा, करीब होगा 2310 के आसपास। अडानी ग्रुप का एक भी शेयर ऐसा नहीं है जो आपको हरे निशान में दिखेगा। इनफैक्ट आज सुबह सुबह जो अडानी पोर्ट्स चल रहा था वो भी बाकायदा डेज लो पे जाके बंद हो रहा है। एक बार जरा दिखा दें, अडानी पोर्ट्स बाकायदा डेज लो पे जाके बंद हो रहा है। और कोई भी शेयर, अंबुजा, ACC, AWL, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, ग्रीन, ATGL, कोई भी शेयर देखेंगे सब के सब डेज लो पे होंगे आपको। अडानी पोर्ट्स पे पता करता हूँ एक बार। ध्वनि, एक बार आप चेक करोगे अडानी पोर्ट्स 2% नीचे है। ये आज की क्लोजिंग को आप कैसे मानते हो? भी यहाँ पे ओवरऑल डेफिनेटली पूरे अदानी ग्रुप में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट अदानी पोर्ट्स यहाँ पर जो है इसके अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पे अभी फिलहाल हम 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो डेली पे होती है उसके नीचे फिसल चुके हैं और वहां पे नीचे की तरफ क्लोज हो रहे हैं। ये मोमेंटम जो सेल का है वो फर्दर कंटिन्यू होता हुआ आपको देखने को मिलेगा कल की सेशन में। इसको आप एक STBT की तरह ट्रेड ले सकते हैं। जो टारगेट बनता है वो यहाँ पे 1280 का बनता है। ऊपर जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है तो आप ऊपर की तरफ 1310 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। जब तक कि 1310 का लेवल ऊपर की तरफ इंटैक्ट है, इसके अंदर सेल ऑफ जो है वो कंटिन्यू फर्दर होता हुआ दिखेगा। रिपोर्ट्स को लेकर ये व्यू, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि केमिकल से जुड़ी जो कंपनीज हैं वहाँ पर आज भी एक्शन है। लिंडे इंडिया में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 7% के आसपास का उछाल है, 6300 रुपये के आसपास के भाव है। तो कुछ कुछ सिलेक्टिव बाइंग ज़रूर है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का मूड ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ख़राब ही है। उसमें प्रॉपर्टी स्टॉक सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। IT और कुछ कुछ बैंकिंग, HDFC बैंक और रिलायंस की बदौलत ही बाजार आज हरे निशान में टिकने में कामयाब है। हल्की सी तेज़ी इस वक्त निफ्टी में है, 8-9 अंकों के आसपास की 22,341 का स्तर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो नीचे आपको काफ़ी दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ऊपर दिखेगा। 28 अंकों के आसपास की हल्की सी गिरावट इस वक्त निफ्टी बैंक में है। टॉप लूजर है अडानी एंटरप्राइजेज, करीब 0.3% के आसपास की गिरावट के साथ। लेकिन कंजम्पशन वाले शेयरों ने भी आज मूड खराब किया। ITC के साथ साथ हमने देखा कि ब्रिटानिया के शेयर में करीब करीब 1.5% के आसपास की गिरावट रही। और एनर्जी पैक में ONGC में कमजोरी रही। मेटल का भी मूड खराब रहा, हमने JSW स्टील में कमजोरी देखी। इसके अलावा कुछ और भी शेयर कमज़ोर रहे। मोबाइल में, नाल्को में आज हमने कमजोरी देखी। NMDC का शेयर कमज़ोर रहा। हिंद कॉपर के शेयर में करीब करीब 5% के आसपास की कमजोरी हमने देखी है। खबरों के दम पर AB कैपिटल करीब करीब 2% ये शेयर आज चला, हालांकि शुरुआत कहीं ज़्यादा ऊपर इसकी हुई थी। आदित्य बिरला फाइनेंस का विलय इसमें होगा और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इससे बेहतर होगा, सरल हो जाएगा और कहीं ना कहीं कैपिटल बेस जो इसका मजबूत होगा उसका भी फायदा आज हम देख रहे हैं कि AB कैपिटल को अब मिल रहा है। 2-2.25% के आसपास की तेजी हमने AB कैपिटल में देखी। HDFC बैंक ने शुरुआत थोड़ी सी शांत की थी, लेकिन शांत शुरुआत के बाद फिर रफ्तार पकड़ी HDFC बैंक ने और अब फ्यूचर्स में करीब 2.5% के आसपास की शानदार तेजी आज हम HDFC बैंक में देख रहे हैं। TCS, LTI Mindtree, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये तमाम वो शेयर रहे जिन्होंने आज कम से कम इंडेक्स को बहुत ज़्यादा नीचे गिरने नहीं दिया। तो इंडेक्स की कहानी अलग है, ब्रॉडर मार्केट की कहानी अलग है, क्योंकि स्मॉल कैप अगर आप 100 इंडेक्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको 1% के आसपास की गिरावट स्मॉल कैप 100 में दिखेगी। मिड कैप का मूड भी आज खराब रहा और उसी का नतीजा है कि अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो 2100 शेयर के बदले में सिर्फ 330 शेयर आज हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी का मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स भी आज 1.25% के आसपास की कमजोरी दिखा रहा है। तो दिग्गजों ने आज बाजार को कहीं न कहीं संभाला, उसमें मारुति सुजुकी का भी नाम रहा। रिलायंस, HDFC बैंक ने आज ठीक ठाक सपोर्ट देने का काम किया, लेकिन दूसरी ओर SBI, ग्रासिम, अडानी ग्रुप के जैसे डिब्बी बता रहे थे कि सारे के सारे शेयर आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं, तो वहां से थोड़ा सा मूड और माहौल खराब होता हुआ दिखा है। खास तौर से कुछ कुछ सरकारी शेयरों की अगर हम बात करें, BHEL की बात कर लें, BEL की बात करें, वहां पर आज हमने कमजोरी देखी है। और प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में चौतरफा बिकवाली का आज सत्र रहा। क्या दिग्गज, क्या मिड कैप, सारे के सारे शेयर टूटे हैं। DLF
मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, ब्रिगेड, प्रेस्टीज, ये तमाम शेयर आज कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। तो बाजार क्लोजिंग हल्की सी कमजोरी के साथ निफ्टी के फ्रंट पर 22,330 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट जो कल का स्तर था बाजार में, आज भी वहीं पर हम क्लोजिंग देख के जा रहे हैं निफ्टी के। और निफ्टी बैंक की बात करें तो हल्की सी गिरावट वहां पर है, 64 अंकों की। दिन के ऊपरी स्तर से तकरीबन 450 अंकों के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी बैंक में देखी है। चलिए इसी के साथ अब इस शो को यहाँ पर समेटने का भी समय हो गया है। सभी मेहमानों का हम शुक्रिया करेंगे। राजेश जी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। ध्वनि और रुचित आपका भी बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल मुझे और डिम्पी को दीजिए इजाज़त। एक छोटे से ब्रेक के बाद कराएंगे कल की तैयारी, आपने जाएगा नहीं।